नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में स्वागत है। आज दिनांक है 2 सितंबर 2021 और मैं लेके आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन को, वो भी हिंदी में। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। एडिटोरियल सेक्शन की आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है द प्रोग्नोसिस फॉर स्कूल रीओपनिंग्स। तो इसे पढ़ना चालू करते हैं। एक मॉडल से पता चलता है कि बच्चों में मामलों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से स्कूली शिक्षा सावधानी से आगे बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट है ब्रायन वाहल, संदीप कृष्णा और गौतम आई मेनन की। 1 सितंबर को कई भारतीय राज्यों में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खुलने शुरू हो गए। इनमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। कुछ राज्यों में आई पिछले हफ्तों में रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ छात्रों के लिए स्कूल पहले ही खुले हैं। कोविड-19 महामारी के बीच स्कूल कब खोलना है, इस पर बहस केवल भारत में ही नहीं बल्कि विभाजनकारी भी रही है। इसमें बच्चों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए बीमारी के जोखिम को कम करने और व्यक्तिगत रूप से स्कूली शिक्षा को अधिकतम करने के बीच संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तर्कों ने काफी हद तक उन लोगों के ग्रहों को प्रतिबिंबित किया है जो दोनों पक्षों पर दृढ़ता से विचार रखते हैं। गणितीय मॉडल। भारत भर में स्कूल खुलने से क्या हम स्कूली बच्चों के मामलों में वृद्धि देखेंगे? क्या यह समग्र मामलों में एक और चरम पर पहुंच सकता है, क्योंकि बच्चे संक्रमण को घर वापस लाते हैं? हमने इस सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक विशेषज्ञ समूह को अपने निष्कर्ष बैठे कमरे में पेश करते हुए गणितीय मॉडल का उपयोग करके इन सवालों को संबोधित किया। हमारे मॉडल ने इस प्रश्न को कैसे संबोधित किया? हमारा मॉडल समुदायों के भीतर एम्बेडेड स्कूलों का वर्णन करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के परिवार शामिल होते हैं। यदि स्कूल खुले हैं तो बच्चे अपने घरों और स्कूलों के बीच आवाजाही करते हैं। स्कूल बंद होने पर बच्चे घर पर ही रहें। वयस्क निर्धारित कार्यस्थलों पर काम पर जाते हैं या घर पर रहते हैं। समुदाय में आयु का वितरण एक विशिष्ट मध्यम आकार के भारतीय शहर में जनसंख्या की आयु संरचना पर आधारित है। हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोविड-19 के प्रसार का वर्णन करते हैं। मास्किंग सहित गैर फार्मास्यूटिकल हस्तक्षेपों से इस दर में कमी के लिए लेखांकन इस समुदाय में पहले के संक्रमण के स्तर के लिए जिम्मेदार हैं, जैसा कि सीरोलॉजिकल सर्वेक्षणों द्वारा मापा जाता है जो कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी की तलाश करते हैं। हमारा मॉडल स्पर्शोन्मुख हल्के और गंभीर बीमारी के साथ साथ अस्पताल में भर्ती होने और मौतों की संभावना के लिए जिम्मेदार है। ये विभिन्न आयु समूहों में भिन्न होते हैं। हम टीकाकरण की 2 खुराक की अनुमति देते हैं जो 90 दिनों से अलग होती है। साथ ही सफलता संक्रमण की संभावना होती है जहां टीकों द्वारा दी गई प्रतिरक्षा भंग हो जाती है। हम शामिल करते हैं जो वर्तमान में हल्के और गंभीर बीमारी के खिलाफ टीकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के बारे में जाना जाता है। हमारा मॉडल इस समय भारत में महामारी की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। मॉडल के निष्कर्ष। हमारे मॉडल के आधार पर बच्चों में मामलों में वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि स्कूल खोले जाते हैं उन्हें बंद रखने के सापेक्ष। हालांकि इससे भारत में मौजूदा महामारी की स्थिति में कोई नई लहर नहीं आती है। विशेष रूप से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में अपेक्षित सर्पो प्रेवलेंस के स्तर वाले क्षेत्रों में हम मामलों में यह वृद्धि मामूली होने की उम्मीद करते हैं। बच्चों को कोविड-19 से जुड़ी गंभीर बीमारी का खतरा कम होता है। इनमें से बहुत कम संक्रमणों से जटिलताएं होने की संभावना होती है। हम बड़े आयु समूहों में टीकाकरण में तेजी लाकर गैर फार्मास्यूटिकल हस्तक्षेपों को जारी रखते हुए बच्चों में संक्रमण में किसी भी वृद्धि को रोक सकते हैं। इसमें फेस मास्क की आवश्यकता, वेंटिलेशन में सुधार, अधिक गतिविधियों को बाहरी स्थानों पर स्थानांतरित करना और धीरे धीरे स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि करना शामिल है। इस तरह के हस्तक्षेपों को तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि हम 75% से लेकर 80% की समग्र सर्वो प्रेवलेंस प्राप्त नहीं कर लेते। हाल के संक्रमणों और टीकाकरण से संख्याओं को जोड़ते हुए इस बिंदु से परे हम पाते हैं कि इन उपायों से बहुत कम फर्क पड़ता है। हमने पाया कि स्कूल खोलने से वृद्ध व्यक्तियों के मामले में वृद्धि की योगदान की संभावना नहीं थी। एक विशिष्ट भारतीय समुदाय इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या स्कूल खोलना महामारी के पतन
पर होना चाहिए या उन लोगों की पर्याप्त संख्या होने के मामले में अतीत में होना चाहिए। कम से कम कुछ समय के लिए बीमारी के प्रति अपेक्षाकृत प्रतिरक्षित होने के बाद से वे हाल ही में संक्रमित हुए हैं। मोटे तौर पर यह टीकाकरण के अभाव में शुरू होने वाली लगभग 45% सेरो पॉजिटिविटी से मेल खाती है। उस कुशन के शीर्ष पर टीकाकरण जोड़ने से मामलों में कोई तेज वृद्धि होती है, खासकर अगर कोविड-19 गैर फार्मास्यूटिकल हस्तक्षेपों के साथ संयुक्त हो। परिणामों की व्याख्या। अधिकांश भारत ने कोविड-19 का सामना किया है, विशेष रूप से डेल्टा संस्करण। कुछ इससे पुनः संक्रमित हो गए हैं। बच्चों में सेरो पॉजिटिविटी का वयस्क की तुलना में स्तर अधिक। बच्चों को घर पर रखने से उन्हें संक्रमित होने से बचाने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। यह एक ऐसा बिंदु है जिसका महत्व अपर्याप्त रूप से जोर दिया गया है। यदि बच्चों को घर पर रहने के दौरान समुदाय से संक्रमण होने की संभावना है तो उन्हें स्कूल से बाहर रखने का कोई कारण नहीं। कमजोर आबादी के 60% से अधिक को टीके की एक खुराक दी गई है, कुछ मामलों में 2 खुराक। परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से बुजुर्गों, स्कूल आने वाले बच्चों के साथ साथ शिक्षकों और स्कूल के अन्य कर्मचारियों टीकाकरण को प्राथमिकता देने का मामला है। हम अपने मॉडल सिमुलेशन में इसके फायदे देखते हैं। हम इस बात पर जोर देते हैं स्कूल खोलने के बाद मामलों में वृद्धि हो सकती है। वास्तव में सकारात्मक परीक्षण के बाद लक्षण दिखाने वाले बच्चों को रोग के संभावित रूपों से अधिक गंभीर संस्करणों के लिए जांच की जानी चाहिए। हालांकि बच्चों में गंभीर मामलों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि वयस्कों की तुलना में बच्चों को बीमारी से बेहतर तरीके से बचाया जा सकता है। कोविड-19 और स्कूलों के साथ ट्रेड ऑफ बच्चों में सीखने और समाजीकरण में व्यवधान के दीर्घकालिक परिणामों और उनके संक्रमण के अनुबंध की अल्पकालिक संभावना के बीच इन 2 कारकों के बीच सही संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है। भारतीय महामारी के साथ साथ संभावित संभावना को देखते हुए कोविड-19 स्थानिकता में परिवर्तित हो जाएगा। स्कूलों को बंद रखने के लिए बहुत कम कारण लगता है। यह विशेष से राज्यों और समुदायों में सच हो चाहिए। सेरो पॉजिटिविटी 80% से अधिक। राज्य विशिष्ट पूर्ण। केरल और महाराष्ट्र जैसे कम सेरो पॉजिटिव वाले राज्यों के लिए आबादी के वर्तमान अंश बेहतर समझ में एंटीबॉडी है या तो संक्रमण से या टीकाकरण से मदद मिलेगी। एक बार जब यह 80% के स्तर को पार कर जाता है, इसमें कोई कारण नहीं दिखता है, उन्हें फिर से क्यों नहीं खोलना चाहिए। हमें यह समझने के लिए अगले 6 महीनों में कोविड-19 के प्रसार का अध्ययन जारी रखना, क्योंकि समय के साथ पूर्व संक्रमण के कारण प्रतिरक्षा बहुत जल्दी कम हो। कार्रवाई के लिए बुलाया। हमारे सिमुलेशन में परीक्षण और ट्रेसिंग शामिल, हालांकि यह मामलों में वृद्धि रखने का एक तरीका है, न ही में नए वेरिएंट की संभावना शामिल। स्कूली बच्चों के नियमित अंतराल पर रैंडम टेस्टिंग की संभावना जताई गई है। इसके बजाय हम स्कूलों को बंद करने स्थानीय निर्णयों का समर्थन करते हैं यदि समुदाय में परीक्षण सकारात्मकता पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, क्योंकि बच्चे अपने समुदायों दर से संक्रमित हो रहे हैं जिस दर पर वयस्क प्राप्त करते हैं। जबकि मॉडल भविष्य के लिए अपूर्ण मार्गदर्शक, खासकर क्योंकि उन्हें मानव और वायरस व्यवहारों के बारे में धारणा बनानी चाहिए। वे अक्सर उपयोगी अंतर्ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। अन्य देशों तुलना करना विशेष रूप से सहायक नहीं, क्योंकि बीमारी के संबंध में प्रत्येक देश की स्थिति अलग होती है। टीकाकरण संख्या में हालिया वृद्धि उत्साहजनक है और उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में बनाए रखा जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि बच्चे स्कूल लौट सकें। इसके लिए हमें बच्चों के लिए टीके उपलब्ध होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ब्रायन वाहल जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में सहायक वैज्ञानिक है। यूएस संदीप कृष्णा सिमंस सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लीन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और गौतम आई मेनन अशोक विश्वविद्यालय सोनीपत और गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई में प्रोफेसर हैं। और यह व्यार के निजी के साथ एडिटोरियल की पढ़ते हैं। एडिटोरियल की अगली न्यूज जिसका टाइटल है When Liberalism and Nationalism are Placed in Asia, जिसका हिंदी में अर्थ है जहां एशिया में उदारवाद और राष्ट्रवाद को रखा गया है। चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। भारत और चीन ने अपने उत्थान के लिए वर्तमान विश्व व्यवस्था का उपयोग किया है। एशियाई राष्ट्रवाद पर आधारित कोई विकल्प नहीं है। उदारवाद और राष्ट्रवाद का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं और दोनों अवधारणाओं को अक्सर परस्पर अनन्य माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के 70 से अधिक वर्षों के बाद यह याद करने योग्य है कि अंग्रेजों ने दावा किया था कि उनका साम्राज्य उदार नींव पर टिका है और राष्ट्रवादियों को सत्ता का हस्तांतरण दावे का सबूत। लेकिन उदारवाद अक्सर उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद से टकराता था। शीत युद्ध के दौरान उपनिवेश विरोधी आंदोलनों को सबसे बड़ा भौतिक समर्थन उदार सोवियत संघ से मिला। युद्ध का एक कारण राष्ट्र राज्य के उदय के बाद युद्धों को राष्ट्रों की शक्ति और विस्तारवादी नीतियों के लिए
जिम्मेदार ठहराया गया। यूरोप में राष्ट्र लगभग निरंतर संघर्ष में थे और जापानी राष्ट्रवाद ने युद्धों को जन्म दिया, विशेष रूप से चीन के साथ। पिछली शताब्दी के शुरुआती दौर में राष्ट्रवाद को मूल कारण माना जाता था, लेकिन यह एक अति सरलीकरण था, क्योंकि कई विशेष रूप से मार्क्सवादी तर्क देंगे कि पूंजीवाद जो उपनिवेशवाद की ओर ले गया, मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं होने पर समान रूप से था। यूरोप में जैसे जैसे राष्ट्रीय विचार फैलता गया, यह जातीय उन्मुख और तेजी से अनुदार बन गया, जिसमें एक अपवाद यूसेफ माजनी की राष्ट्रीयवादी सक्रियता थी। शुरुआती दशक भारतीय स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रवाद को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे एक दुर्भावनापूर्ण विचारधारा माना था, जो पश्चिम के राष्ट्र के बीच एक सूक्ष्म अंतर बना रहा था। उन्होंने एक यांत्रिक और स्मृतिहीन के रूप में आलोचना की थी और पश्चिम की आत्मा अंतर्राष्ट्रीयता और सार्वभौमिकता के ज्ञानोदय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती थी। सोच के वैकल्पिक पहलू थे। विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व राष्ट्रवाद के अपने समर्थन को बुद्ध की सार्वभौमिकता के साथ तुलना की। बाद की हिंसा को उनके द्वारा भारतीय देशभक्ति को कमजोर करने वाला माना जा रहा था, क्योंकि बौद्ध धर्म के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहीं नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के फोकस के रूप में राष्ट्रवाद में योग्यता को देखा। 1950 में उन्होंने जोर देकर कहा, एशिया में सबसे मजबूत आग्रह उपनिवेशवाद विरोधी है और इसका सकारात्मक पक्ष राष्ट्रवाद है। और 1953 में राष्ट्रवाद एक बहुत अच्छी बात रही है। यह देश के इतिहास के कुछ चरणों में एक महान मुक्ति शक्ति रही है। फिर भी उन्हें डर था कि उपनिवेशवादी लोगों के बीच चरम राष्ट्रवाद, फांसीवाद और विस्तारवाद में बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी की धर्मिता सावरकर और एमएस गोलवलकर की सोच पर वापस आती है, जो भारतीय संस्कृति राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं और कठोर शक्ति के प्रक्षेपण और शांति को बढ़ावा देने के बीच एक असंभव असंत का प्रयास कर। राष्ट्रवाद भिन्न रूप से लेकिन अनिवार्य रूप से यह सामूहिक पहचान करने के बारे में, जबकि उदारवाद का अर्थ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की रक्षा, निजी क्षेत्र की रक्षा के लिए राज्य की भूमिका। व्यवहार में उदारवाद के फायदे और नुकसान हैं। यह सार्वभौमिक अधिकारों और एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र के प्राकृतिक कानूनों को रेखांकित कर सकता है, लेकिन इस अपील मुख्य रूप से पेशेवर शिक्षित वर्ग है और इसमें राष्ट्रवाद की भावनात्मक अपील का अभाव है। एशियाई लोकतंत्र। एशियाई राजनीति राजनीतिक रूप से रूढ़िवादी है। जब अर्थव्यवस्था फल फूल रही है, चीन, सिंगापुर और वियतनाम में लंबी निरंकुश सरकारों द्वारा दिखाया गया है, जबकि 1997 के एशियाई वित्तीय संकट ने ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड में रुक रुक कर लोकतांत्रिक आवेग पैदा किया। एशिया में लोकतंत्र पश्चिम के उदारवाद से आकार नहीं लेता है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की केंद्रीयता कम हठधर्मी है और जब व्यक्तिगत स्वायत्तता की बात आती है तो राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार्य माना जाता है। उदारवादी परंपरा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, लोकतंत्र, मुक्त व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, बहुपक्षवाद, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों को अपनाने वाले विचारों में योगदान करती। समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब विकासशील देशों में पश्चिमी हस्तक्षेप और उथल पुथल और इस्लामी उग्रवाद और आतंक के परिणामों के साथ ऐसे विचार राष्ट्र निर्माण के एक सिद्धांत बन जाते हैं। अफगानिस्तान का ताजा उदाहरण है। शक्ति पदानुक्रम। उदारवाद अब पश्चिम में पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सचित्र दूरदराज लोक लुभावनवाद द्वारा हमला किया गया है। वामपंथी सीनेटर बर्नी सैंडर्स जैसे प्रतिनिधित्व करते हैं जो वैश्विक स्थिति को अमीर और शक्तिशाली की न उदारवादी संरक्षण के रूप में देखते हैं। अमेरिकी कूटनीतिक बयानबाजी के बावजूद पारस्परिक रूप से उदार लोकतंत्रों का समुदाय कभी नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कानून के समतावादी आदेश और सत्ता के पदानुक्रमित क्रम के अक्षीय बिंदु पर संचालित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र तनाव का प्रतिनिधित्व विभिन्न सिद्धांतों में करता है, जिन पर सुरक्षा परिषद और महासभा आधारित। यही कारण है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में भारत, जापान, जर्मनी और कुछ अन्य को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सुधार को हासिल करना इतना मुश्किल साबित होता है। भविष्य के एशिया में राष्ट्रवाद और उदारवाद कैसे परिलक्षित होंगे? प्रश्न है का उत्तर है, भारत और चीन दोनों ही पश्चिमी साम्राज्यवाद के चरम पर थे और पंच परिलक्षित अंतर्राष्ट्रीय समाज के सिद्धांतों के समर्थक के रूप में उभरे, अर्थात संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और गैर हस्तक्षेप। इसका तात्पर्य है कि संप्रभुता को
मानवाधिकारों के संरक्षण पर निर्भर बनाकर पश्चिमी प्रयासों को अस्वीकार करना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और एफ्रो एशियाईवाद एक सॉफ्ट पावर मॉडल पेश करने के प्रयास थे। लेकिन जल्द ही चीन, भारत और पाकिस्तान कठोर शक्ति के परमाणु हथियार क्लब में शामिल हो गए। दो प्रमुख राष्ट्रों भारत और चीन ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व वित्तीय संस्थानों के नियंत्रण का विरोध करते हुए वर्तमान विश्व व्यवस्था का उपयोग अपने उदय के लिया, लेकिन एशियाई राष्ट्रवाद के आधार पर कोई विकल्प तैयार नहीं किया गया। ये बातचीत थी कृष्णन श्रीनिवासन जी के साथ, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं। साथ एडिटोरियल की न्यूज खत्म होती है। अगली न्यूज टाइटल है प्लेटिंग चेयर, का हिंदी में मतलब है क्षणभंगुर जयकार। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। राजकोषीय उपायों को सुनिश्चित करना चाहिए कि समग्र खपत मांग कमजोर ना हो। नवीनतम सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों से उम्मीद है कि अप्रैल-जून 2020 में रिकॉर्ड संकुचन से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में राष्ट्रीय उत्पादन में फिर से उछाल आया। जब महामारी की शुरुआत और लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से पता चला है कि सकल घरेलू उत्पाद में एक साल पहले की तुलना में 20.1% का विस्तार हुआ, क्योंकि व्यापक कृषि, विनिर्माण और सेवा श्रेणियों में फैले 8 उद्योगों में से प्रत्येक ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की और सकल मूल्य वर्धित, जो सभी 8 क्षेत्रों से उत्पादन को जोड़ता है, में 18.8% की वृद्धि हुई। हालांकि पिछली तिमाही या वित्त वर्ष 2019-20 की पूर्व महामारी पहली तिमाही की तुलना में संख्या एक अलग तस्वीर दिखाती है। स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया गया था और 32.38 लाख करोड़ जनवरी-मार्च के 38.96 लाख करोड़ से 16.9% संकुचन और अप्रैल-जून 2019 में 35.66 लाख करोड़ के 9% से अधिक शर्मिला। यह की दूसरी कोविड-19 लहर ने एक महत्वपूर्ण तोड़ निकाला। स्पष्ट बिजली और अन्य उपयोगिता सेवाओं और वित्तीय अचल संपत्ति और पेशेवर सेवाओं के गैर संपर्क गहन सेवाओं के समूह के अपवाद के साथ अन्य सभी 6 उद्योगों ने तिमाही दर तिमाही संकुचन को दोहरे अंकों में पोस्ट किया। व्यय के मोर्चे पर निजी खपत खर्च धोखा देने के लिए, चापलूसी करने के लिए 19.3 की साल दर साल वृद्धि के बाद भी पिछले 3 महीनों से 17.4% कम रहा। और सबसे निराशाजनक बात यह है कि सरकार का उपभोग व्यय, जिसने अतीत में हमेशा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद की है, एक साल पहले की तुलना में 4.8% और पिछली तिमाही से 7.6% कम हुआ है। रिवर व्यू मिरर के बजाय आगे की ओर देखते हुए चालू तिमाही में कुछ कर्षण के संकेत मिले हैं, क्योंकि अधिकांश राज्यों ने धीरे धीरे अपने स्थानीयकृत दूसरी लहर प्रतिबंधों को कम कर दिया है। निर्यात उज्ज्वल स्थानों में से एक रहा है, क्योंकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने टीकाकरण में तेजी लाई है और आर्थिक सुधारों को पोस्ट किया है, जिसने भारत से वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम किया है और मैन्युफैक्चरिंग साल दर साल लगभग 50% बढ़कर अप्रैल-जून 2019 के आउटपुट स्तर से 24,000 करोड़ रुपए कम हो गया है। IHS मार्केट के मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स द्वारा पैदा किया गया एक तथ्य, जिसकी अगस्त रिलीज से पता चला है कि इस क्षेत्र ने उत्पादन में लगातार दूसरे महीने वृद्धि का अनुभव किया, हालांकि जुलाई की तुलना में धीमी गति से। फिर भी वही PMI सर्वेक्षण आगे की चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है। कच्चे माल की बढ़ती लागत निर्माताओं को या तो प्रभाव को अवशोषित करने या कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही है, जैसा कि कई वाहन निर्माताओं ने है। पहले से ही कमजोर मांग को कम करने की संभावना को जोखिम में डाल दिया है और IHS मार्केट के अनुसार अनिश्चितता ने कंपनियों को फिर से काम पर रखने पर रोक लगा दी। मानसून की कमी के कारण कृषि उत्पादन और व्यापक ग्रामीण खपत ने भी संभावित गिरावट का सामना किया है। अगली न्यूज, जिसका टाइटल है फॉर ए बोनाफाइड प्रेस, इसका हिंदी में मतलब है एक प्रामाणिक प्रेस के लिए। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। फर्जी पत्रकारों को बाहर निकालने का HC यानी कि हाई कोर्ट का आदेश नेक मंशा है, लेकिन व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर तमिलनाडु की प्रेस परिषद स्थापित करने का निर्देश देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय नीति और कानून बनाने के करीब आ गया है। इसकी दिशा एक शरीर बनाने और इसे शक्तियों और कार्यों के साथ तैयार करने के बराबर है, कुछ ऐसा जो आमतौर पर कानून द्वारा व्यापक परामर्श के बाद किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक सुविचारित आदेश है जो फर्जी पत्रकार
पत्रकारों की संदिग्ध गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। वास्तव में निर्देश खंडपीठ द्वारा अपने हालिया फैसले में उजागर की गई विकृतियों के लिए एक उपाय का गठन कर सकते हैं, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि इस तरह के एक दूरगामी उपाय को जनहित याचिका का निपटारा करते हुए न्यायिक निर्देश द्वारा बनाया गया है, जो कुछ हद तक असंबंधित है। पत्रकार होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किए गए मूल मामले में विभिन्न मंदिरों से मूर्तियों की चोरी की जांच कर रही शेष टीम के खिलाफ कुछ आरोप थे। इसे आइडियल विंग सीआईडी को कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाने के निर्देश के साथ निपटाया गया। चूंकि याचिकाकर्ता की साख पर संदेह था, इसलिए पीठ ने व्यक्तिगत संवर्धन के लिए पत्रकारों के रूप में धोखेबाजों की बड़ी समस्या को दूर करने के लिए आगे बढ़े। बेंच द्वारा उठाए गए मुद्दे काफी वास्तविक हैं और उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है। पत्रकार होने का दावा करने वाले कुछ लोग लेटर पैड प्रकाशन चलाते हैं और यहाँ तक कि अस्पष्ट पत्रिकाओं की कुछ प्रतियां भी छापते हैं, लेकिन अपना अधिकांश समय कनेक्शन का उपयोग करने के लिए, लाभ और उपहारों का उपयोग करने के लिए समर्पित करते हैं। स्थानांतरण और पोस्टिंग की कोशिश करते हैं, स्विंग करते हैं या निहित स्वार्थों के लिए मोर्चा ही करते हैं। मोटे तौर पर अदालत चाहती है कि मीडिया के बारे में शिकायतों को प्राप्त करने और निपटाने के अलावा फर्जी पत्रकारों को बाहर निकालने, पहचान और मान्यता कार्डों के वितरण और मीडिया कर्मियों की मान्यता को विनियमित करने के लिए राज्य स्तरीय प्रेस काउंसिल। अभी तक भारतीय प्रेस परिषद सार्वजनिक शिकायतों के बारे में प्रहरी की भूमिका निभाती है, लेकिन बिना किसी ठोस प्रवर्तन शक्ति के। पत्रकार निकायों के साथ प्रत्यायन और व्यवहार अब संबंधित सरकारों के कार्य हैं। एक शक्तिशाली निकाय जो पत्रकारों की पहचान करेगा, मान्यता देगा, बस और रेल पास और कल्याणकारी उपायों के लिए पात्रता तय करेगा, साथ ही शिकायत प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। निश्चित रूप से एक वैधानिक ढांचे की आवश्यकता होगी। इसके अलावा कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया गया एक अलग निकाय अत्यधिक उत्साह से कार्य कर सकता है और अंत में प्रामाणिक पत्रकारों को समाप्त कर सकता है। चूंकि समाचार पत्र, किताबें और प्रिंटिंग प्रेस संवर्धित सूची में है, राज्य सरकार को यह जांचने की जरूरत है क्या यह क्षेत्र केंद्रीय कानून द्वारा कब्जा कर लिया गया है और क्या यह एक निगरानी निकाय बना सकता है, जैसा कि अदालत ने सुझाव दिया है, जिसमें मीडिया के सभी रूपों को शामिल किया गया है। इसे अपील सहित अपने विकल्पों को सावधानी से तौलना पड़ सकता है। एडिटोरियल की अगली बड़ी न्यूज़, जिसका टाइटल है इंडिया मस्ट कमिट टू नेट जीरो एमिशंस। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। देश को जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई के स्तर पर एक बाहरी रूप में डाले जा रहे जोखिम पर एक स्टैंड लेने की आवश्यकता होगी। भारत को वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्रवाई पर एक नकारात्मक परिणाम के साथ एक बाहरी रूप में प्रकाश डालने का खतरा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के 50% से अधिक के साथ पहले से ही 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है और चीन 2060 से पहले ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह वह जगह नहीं है जहां आप होना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की रिपोर्ट में तत्काल और मजबूत प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता पर स्पष्ट रूप से रिपोर्ट के साथ जलवायु कार्रवाई की गति और पैमाना बढ़ना तय है। दुनिया भर की घटनाएं इस बिंदु को रेखांकित करती हैं कि जर्मनी में शहर बह गए, चीन में सबवे तूफानी जल नदियों में बदल गए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जंगलों में आग लग गई और भारत में बाढ़ से कई और लोगों की जान चली गई। व्यापक अवसर, यह केवल सरकारें नहीं है जो जलवायु कार्रवाई को बढ़ा रही, व्यापार जगत भी न केवल जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से स्वयं को बचाने के लिए बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के शुद्ध शून्य उत्सर्जन में बदलाव के रूप में उत्पन्न होने वाले बड़े अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी है। पिछले साल निवेशकों ने जलवायु परिवर्तन में $500 बिलियन से अधिक का निवेश किया। मेरे देश ऑस्ट्रेलिया में 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखने वाली प्रमुख कंपनियों की संख्या पिछले साल में द्विगुनी से अधिक हो गई। यहाँ मेरे देश का तात्पर्य यह है कि बातचीत के अंश हैं पैट्रिक सकलिंग, जो कि भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त और पर्यावरण के राजदूत हैं। तो लेख उन्होंने लिखा है मेरे देश यहाँ पे। तो चलिए इसे पढ़ना आगे चालू करते थे। नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 2015 में पेरिस समझौते के बाद से सबसे महत्वपूर्ण जलवायु बैठक के रूप में आकार ले रहा है। यह भारत सहित सभी देशों
के रूप में वैश्विक महत्वाकांक्षा और जलवायु कार्रवाई पर पूरी तरह से केंद्रित है। पेरिस समझौते में इस ऐतिहासिक समझौते को करने के लिए सहमत हुए हैं सभी देश। 100 से अधिक देश पहले से ही 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध हैं। COP 26 पर अधिक उम्मीद के साथ दो प्रमुख होल्ड आउट भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। मेरे देश के मामले में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव में सरकार इस तरह की घोषणा की ओर बढ़ रही है और मुझे विश्वास है कि वे COP 26 यानी कि COP 26 द्वारा ऐसा करेंगे। मैं भारत को लेकर इतना आश्वस्त नहीं हूँ। भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त के रूप में और पर्यावरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के राजदूत के रूप में मैंने अपने समय से नेटवर्क के माध्यम से जो कुछ सुना है, भारत 2050 तक शुद्ध शून्य के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, जिसमें इस आधार पर कि एक विकासशील देश के रूप में इसे महत्वपूर्ण देखने की जरूरत है। ऐसी कोई प्रतिबद्धता करने के रूप में जलवायु कार्रवाई के लिए विकसित देशों से समर्थन, शायद यह बातचीत की रणनीति है। किसी भी तरह से मुझे डर है कि भारत 2050 तक नेट जीरो का विरोध करके खुद के पैर में गोली मार सकता है। पहला, महत्वाकांक्षी वैश्विक और राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में स्वयं भारत का राष्ट्रीय हित है। ऑस्ट्रेलिया की तरह यह जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर देशों में से है, इसलिए खतरों के खिलाफ अधिक सक्रिय होना चाहिए। भारत समुद्र के स्तर में वृद्धि, गर्मी के तनाव, सूखा जल तनाव और बाढ़, जैव विविधता और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित हानिकारक प्रभावों का सामना करता है। दूसरा, एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत स्वाभाविक रूप से विश्व स्तर पर मजबूत प्रभाव चाहता है। हमारी पीढ़ी के सामने वैश्विक चुनौती पर एक बाहरी होने के नाते इस उद्देश्य का समर्थन नहीं करता है। भारत पहले से ही दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ के रूप में सबसे बड़ा होने के लिए तैयार है। सब अभी शुद्ध शून्य पर हस्ताक्षर किए गए हैं। माफ कीजिएगा, सभी अब शुद्ध शून्य पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर एक महत्वपूर्ण दबाव बनेगा। यह न केवल अमेरिका के साथ प्रमुख संबंधों पर लागू होता है, जहां राष्ट्रपति जो बिडेन का प्रशासन जलवायु कार्रवाई को अपनी आर्थिक, विदेश और सुरक्षा नीति में मुख्य धारा में शामिल कर रहा है, बल्कि 77 G77 के समूह के अधिकांश राज्यों के साथ भी है, जो देखने के लिए तेजी से चिंतित हैं। जलवायु कार्रवाई और संयुक्त राष्ट्र और आसियान अपेक जैसे बहुपक्षीय समूहों में अब व्यापार बंद नहीं है। अंत में, जैसा कि प्रसिद्ध वाक्यांश यह अर्थव्यवस्था है बेवकूफ, उत्सर्जन में कमी और आर्थिक विकास के बीच कोई समझौता नहीं है। हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा की लागत 90% गिर गई है, जो भारत में अब तक की सबसे सस्ती बिजली प्रदान करती है। इसके अलावा नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए भारत के आर्थिक विकास में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना अब सफलता का केंद्र है, न कि विचार करने के लिए एक अतिरिक्त विलासिता। उदाहरण के लिए, कृषि नीति जो जलवायु परिवर्तन के साथ बढ़ती बाढ़ और सूखे की स्थिति में उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए अनुकूली दृष्टिकोणों पर विचार नहीं करती है, वह परित्यक्त है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का शुद्ध शून्य उत्सर्जन में संक्रमण इतिहास का सबसे बड़ा व्यावसायिक अवसर है। केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही 2050 तक हर साल अनुमानित $1.6 से $3.8 ट्रिलियन के निवेश की आवश्यकता होती है। चीन को यह मिलता है। यही वजह है कि वह नई अर्थव्यवस्था की प्रौद्योगिकियों में लाभ प्राप्त करने के लिए भारी निवेश कर रहा है, चाहे वह अक्षय ऊर्जा हो और भंडारण बिजली और हाइड्रोजन परिवहन, कम उत्सर्जन उद्योग, हरित शहर या टिकाऊ कृषि हो। ऐसा नहीं है कि भारत स्थिर शुरुआत में है। यह 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35% कम करने, उच्च महत्वाकांक्षा के लिए जगह प्रदान करने की अपनी पेरिस समझौते की प्रतिबद्धता को काफी अधिक करने के लिए तैयार है। भारत अक्षय ऊर्जा के अपने अग्रणी रोल आउट और 2030 तक 450 GW के लक्ष्य के साथ दुनिया को प्रभावित कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और हाल की राष्ट्रीय हाइड्रोजन रणनीति पर इसके नेतृत्व से जुड़ा हुआ है। भारतीय कॉरपोरेट भी आगे बढ़ रहे हैं। टाटा समूह द्वारा स्थिरता पर पुरस्कार जीतने के साथ महिंद्रा 2040 तक शुद्ध शून्य और 2035 तक रिलायंस और
भारत से अकेले निर्माण की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। जलवायु कार्रवाई पर भारत के राष्ट्रीय हित अब उन तरीकों से जुड़े हुए हैं जो ऐतिहासिक जिम्मेदारी, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और इक्विटी के बारे में उचित तर्कों के बावजूद महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए दाता के समर्थन की प्रतीक्षा से काफी आगे जाते हैं। बढ़ती संपत्ति और कद के साथ भारत का झुकाव हैंडआउट्स की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छी तरह से लक्षित दाता निवेश और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भारत की जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का कारक नहीं होना चाहिए। यह कई रूपों में आ सकता है। मजबूत राजनीतिक जुड़ाव और बातचीत से लेकर ऊर्जा नीति, कार्बन बाजार और कोविड हरित आर्थिक सुधार जैसे पारस्परिक चुनौती के क्षेत्रों में नीतिगत समर्थन तक। अक्षय ऊर्जा को शुरू करने और इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ एकीकृत करने, शून्य उत्सर्जन परिवहन, स्टील, सीमेंट और रसायनों जैसे क्षेत्रों को कम करने के लिए कठोर डीकार्बोनाइजिंग कृषि जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक समर्थन और सहयोग महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गुंजाइश प्रदान करता है। जैसा कि निजी क्षेत्र के वित्त, हरित बॉन्ड और जलवायु संक्रमण निधियों को जुटाने के लिए दाता समर्थन का उपयोग करने सहित डीकार्बोनाइजिंग निवेश के लिए अभिनव हरित वित्त पोषण पर भारत के साथ काम कर रहा है। जो भी हो, उन्हें परिणाम देने वाली सही साझेदारी की आवश्यकता है। फिर भी अंत में नियत के साथ भारत का प्रयास उसके अपने उल्लेखनीय हाथों में है, जैसा कि हमेशा से रहा है। एक ऐसी भूमि में जहां पृथ्वी को मां कहा जाता है और महात्मा गांधी प्रमुख धर्म और संविधान में पर्यावरण की देखभाल की व्यवस्था है। 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की प्रति प्रतिबद्धता की लगभग भविष्यवाणी की जानी चाहिए। दुनिया को उम्मीद है कि हम इसे जल्द ही देखेंगे। पैट्रिक सकलिंग, जैसा कि हम पहले बता चुके, जो कि भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त और पर्यावरण के राजदूत हैं, वह एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ASPI में एक वरिष्ठ साथी और परागण में वरिष्ठ भागीदार, एक विशेषज्ञ जलवायु सलाहकार और निवेश फर्म है। उनसे बातचीत का ये अंश था। तो इसी के साथ ये न्यूज़ खत्म होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़, जिसका टाइटल है गेजिंग हाउस होल्ड इनकम की फॉर माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट्स। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। माइक्रो फाइनेंस ग्राहकों के लिए घरेलू आय का आकलन करना। नकदी प्रवाह के आकलन से अति ऋणग्रस्तता से बचा जा सकता है। भारत में माइक्रो आंदोलन को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के जून 2021 में हाल ही में माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर सलाहकार दस्तावेज जारी करने के साथ एक और खुराक मिलने के लिए तैयार है। मालेगम समिति की रिपोर्ट के बाद, जो अब एक दशक पुराना है, वर्तमान दस्तावेज क्षेत्र की प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहता है। दस्तावेज में प्रस्तावित कुछ प्रमुख नियामक परिवर्तन घरेलू आय को ऋण मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण चर के रूप में लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस की परिभाषा का अर्थ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 1,25,000 रुपए और 2 लाख रुपए तक की वार्षिक घरेलू आय वाले परिवारों को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने का प्रस्ताव है। दस्तावेज में सभी विनियमित संस्थाओं के लिए घरेलू आय मूल्यांकन के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह घरेलू आय के 50% पर परिवार के सभी बकाया ऋणों के लिए ऋण चुकौती, मूलधन और ब्याज को सीमित करता है। घरेलू आय को दिए गए महत्व को देखते हुए इन मानदंडों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसे सटीक रूप से मापना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक मायावी आकृति। हालांकि घरेलू आय एक मायावी आंकड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर की अनौपचारिकता के साथ आय की धाराएं, विशेष रूप से गैर वेतनभोगी श्रमिकों के लिए, समय में अनिश्चित और मात्रा में अस्थिर होती हैं। कम आय वाले परिवार LHI, जो आमतौर पर माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए ग्राहक आधार बनाते हैं, में अक्सर मौसमी और अस्थिर आय प्रवाह भी होते हैं। एक खेतिहर मजदूर बुआई के मौसम में सबसे अधिक कमाता है। वर्ष के कुछ महीनों के लिए शहर में प्रवास करने वाले प्रवासी श्रमिकों वाले परिवारों में उन महीनों के दौरान आय का शिखर देखा जाता है और एक मंदिर के पास एक फूल विक्रेता को त्योहारों के दौरान आय में वृद्धि दिखाई देती है। कुछ कम मौसमों के दौरान, जब लाभकारी कार्य अनुपलब्ध, यानी जैसे सूखे के मौसम में, और बढ़ते मौसम फसल से पहले
या सामान्य शांत के समय इन उताओं को चढ़ाव से अलग किया जाता है। क्योंकि एलएचआई के लिए आय मौसमी और अस्थिर है, इसलिए उनके व्यय को मापकर उनके प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया है। लेकिन उनके द्वारा लिए गए मूल्य ऋणों को देखते हुए व्यय भी वास्तव में परिवार की आय को नहीं दर्शाता है। इसके अलावा अधिकांश एलआईएच के लिए आय से संबंधित गतिविधि पर उनका खर्च के व्यक्तिगत खर्चों से अलग नहीं है। एक किसान से पूछ लें कि पिछले सीजन के दौरान उनका लाभ क्या था और आपको उपज के लिए बाजार मूल्य के बारे में बताया जाएगा। परिवार के व्यक्तिगत खर्चों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों से अलग करना मुश्किल है। एक विशिष्ट माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट के लिए घरेलू आय का आकलन करने में जटिलता के बावजूद घरेलू स्तर के नकदी प्रवाह के बारे में सटीक डेटा प्राप्त करने के रचनात्मक तरीके तैयार किए जा सकते हैं। यहाँ हम 3 तरीके प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले एक संरचित सर्वेक्षण आधारित दृष्टिकोण का उपयोग वित्तीय सेवा प्रदाताओं एफएसपी द्वारा घर के खर्च, ऋण की स्थिति और व्यवसाय के विभिन्न स्रोतों से आय का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि इस तरह की प्रश्नावली को डिजाइन करते समय ध्यान देना चाहिए ताकि यह नकदी प्रवाह में मौसमी और अस्थिरता को पकड़ सके। दूसरा, एक टेम्पलेट आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है जिसमें एफएसपी विभिन्न श्रेणियों के परिवारों, स्थान, व्यवसाय के प्रकार, पारिवारिक विशेषताओं आदि के अनुसार विभिन्न टेम्पलेट बना सकते हैं। घरेलू टेम्पलेट को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा सेट के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें घरेलू नकदी प्रवाह और व्यवसाय के प्रकारों के बारे में राज्य या जिला स्तर की जानकारी हो। फिर इन टेम्पलेट का उपयोग किसी विशेष टेम्पलेट से मेल खाने वाले क्लाइंट की घरेलू आय को मापने के लिए किया जा सकता है। तीसरा, एफएसपी एक केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से घरेलू आय डेटा एकत्र और बनाए रख सकता है। यह सभी एफएसपी में डेटा संग्रह में एकरूपता की अनुमति देगा। यह स्वीकार करने योग्य है कि घरेलू आय पर कब्जा करने के लिए प्रस्तावित सुझावों में एफएसपी की ओर से समय, ऊर्जा और धन की आवश्यकता होती है। इसलिए जानकारी को प्राप्त करने के लिए लागत प्रभावी लेकिन सटीक तरीके खोजना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता इस अभ्यास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एफएसपी के लिए अनुकूलित डिजिटल आर्किटेक्चर तैयार कर सकते हैं। एलआईएच के नकदी प्रवाह का दस्तावेजीकरण विश्लेषण करने के लिए नई तकनीक बनाने से न केवल क्रेडिट हमेदारी या निर्णय लेने में सुविधा होगी बल्कि घर के नकदी प्रवाह के आधार पर अनुकूलित पुनर्भुगतान अनुसूची और जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण के माध्यम से मानक माइक्रो क्रेडिट अनुबंधों में नवाचार भी होगा। आखिरकार घरेलू स्तर की आय का एक सटीक आकलन अति ऋणग्रस्तता के उदाहरणों से बच जाएगा और पारिस्थितिक तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी। ये बातचीत प्रियदर्शनी गणेशन जो कि एक वरिष्ठ शोध सहयोगी और मीशा शर्मा द्वारा जो हाउस होल्ड फाइनेंस रिसर्च इनिशिएटिव में प्रैक्टिस हेड है। ये न्यूज का टाइटल है इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन, का हिंदी में मतलब है टीकों की प्रभावशीलता। चलिए पढ़ते हैं। प्राकृतिक संक्रमण प्रतिरक्षा बनाता है, अध्ययन कहता है। वायरस के संक्रमण के बाद प्राकृतिक प्रतिरक्षा मजबूत रहती है और लंबे समय तक चलती है। यह पहले से ही सर्वविदित है। 2002 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (SARS) और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (MERS) से संक्रमित लोगों में 3 साल तक मजबूत इम्यूनिटी दिखाई गई है। अब इजराइल में किए गए एक वैक्सीन प्रभावशीलता अध्ययन से पता चला है कि प्राकृतिक संक्रमण SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण की तुलना में अधिक मजबूत प्रतिरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने पाया कि SARS-CoV-2 वायरस से संक्रमित लोगों में बेहतर प्रतिरक्षा थी और उन्होंने फाइजर वैक्सीन से पूरी तरह से प्रतिरक्षित असंक्रमित लोगों की तुलना में अत्यधिक संक्रमणीय डेल्टा संस्करण के कारण पुनः संक्रमण, रोग सूचक और अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम कम किया था। परिणाम प्रीप्रिंट सर्वर MAD-RXIV पर पोस्ट किए गए हैं। प्रीप्रिंट्स की अभी समीक्षा की जानी है और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाना बाकी है। चूंकि इजराइल फाइजर वैक्सीन के साथ आबादी के एक बड़े प्रतिशत का टीकाकरण करने वाला पहला देश था, शोधकर्ता 16,000 से अधिक लोगों की तुलना करने में सक्षम थे जो पहले संक्रमित थे, लेकिन समान संख्या में लोगों के साथ टीकाकरण नहीं किया गया था जो स्वाभाविक रूप से संक्रमित नहीं थे लेकिन पूरी तरह से टीका लगाया गया था। अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि फाइजर वैक्सीन के साथ पूर्ण टीकाकरण की प्रतिरक्षा प्रदान फाइजर वैक्सीन के साथ
साथ पूर्ण टीकाकरण की प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है, जो प्राकृतिक संक्रमण के माध्यम से प्राप्त की गई प्रतिरक्षा से बेहतर था। पहले से संक्रमित लेकिन टीकाकरण नहीं किए गए लोगों में केवल 19 पुनः संक्रमणों की तुलना में पूरी तरह से टीकाकरण की सफलता संक्रमण के 238 मामले थे। संक्रमण या टीकाकरण इस साल जनवरी और फरवरी के दौरान हुआ। सहरुग्णता के लिए समायोजन करने के बाद यह पाया गया कि प्राकृतिक रूप से संक्रमित समूह में पुनः संक्रमण की तुलना में सफलता संक्रमण का जोखिम 13 गुना अधिक था। रोग सूचक रोगों में भी बचाव में अंतर देखा गया। 191 पर पूरी तरह से टीका लगाए गए समूह में रोग सूचक लोग वाले लोगों की संख्या पहले से संक्रमित समूह की तुलना में अधिक थी, जो 8 पर बनी रही। सहरुग्णता समायोजन के बाद लेकिन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्राकृतिक प्रतिरक्षा में कमी तब देखी गई जब मार्च 2020 और फरवरी 2021 के बीच किसी भी समय होने वाले संक्रमणों की तुलना जनवरी-फरवरी 2021 के दौरान टीकाकरण से की गई। पूरी तरह से टीकाकरण में सफल संक्रमण और रोग सूचक रोग का जोखिम लगभग यह 6 गुना और पहले से संक्रमित लोगों की तुलना में क्रमशः 7.1% अधिक है। यह अध्ययन यह नहीं बताता है कि बीमारी की गंभीरता के आधार पर सुरक्षा का स्तर और अवधि अलग-अलग होती है या नहीं, और क्या स्पर्शोन्मुख संक्रमण बीमारी वाले लोगों के समान सुरक्षा प्रदान करता है। चूंकि सुरक्षा के संबंध अभी तक ज्ञात नहीं है, यह ज्ञात है कि प्राकृतिक संक्रमण से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया टीकों के मामले में स्पाइक प्रोटीन के जवाब में उत्पन्न एंटीबॉडी से बेहतर हो सकती है। यद्यपि यह प्राकृतिक प्रतिरक्षा की तुलना में संक्रमण को रोकने में फाइजर वैक्सीन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने वाला सबसे बड़ा वास्तविक दुनिया का अध्ययन है, यह केवल एक अवलोकन अध्ययन है। संक्रमण के लिए परीक्षण नहीं किया गया था जिससे स्पर्शोन्मुख संक्रमणों को कम कर सके। फाइजर और अन्य टीकों से जुड़े ऐसे और अध्ययन जो लंबी अवधि में किए गए हैं कोविड-19 टीकों द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के स्तर और अवधि को पूरी तरह से समझने के लिए आवश्यक है। एक उत्साहजनक खोज टीकाकरण के बीच मृत्यु की अनुपस्थिति है, एक स्पष्ट संकेत है कि टीका गंभीर बीमारी के खिलाफ दुर्जेय सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए प्राकृतिक प्रतिरक्षा भले ही टीके से प्रेरित सुरक्षा से बेहतर और लंबे समय तक चलने वाली पाई जाती है, वह नहीं है जिसे किसी को सुनना चाहिए, माफ कीजिएगा, चुनना चाहिए। जनवरी 2020 से वैश्विक स्तर पर 4.5 मिलियन कोविड-19 मौतें दर्ज की गई हैं। स्वस्थ और 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों में बड़ी मौतें हुई हैं, जो वैज्ञानिकों के एक वर्ग के सामने दी हैं जो टीके उपलब्ध होने से पहले ग्रेट बैरिंगटन घोषणा के साथ आए थे। टीकाकरण हमेशा गंभीर कोविड-19 बीमारी और मृत्यु से सुरक्षित रहने का एक सुरक्षित और सुनिश्चित तरीका रहेगा, भले ही इसका मतलब यह हो कि सुरक्षा मजबूत या लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। ये बातचीत के अंश थे रविन्द्रनाथ प्रसाद जी के साथ। तो इसी के साथ ये न्यूज खत्म होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की। अगली न्यूज का टाइटल है पोल इन बंगाल व्हेन पीस रिटर्न्स। यह से 50 साल पहले 2 सितंबर 1971 की बात है। चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। शांति की वापसी पर बंगाल में मतदान। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अगले फरवरी में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव कराने की संभावना से इनकार, जब तक कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। दिल्ली रवाना होने से पहले यहां एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल का जवाब देते हुए श्रीमती गांधी ने कहा, मैं यह नहीं कहूंगी कि यह संतोषजनक है। हमारी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि कलकत्ता के उत्तरी बाहरी इलाके में बररा नगर कोसीपुर बेल्ट में जो कुछ हुआ था, उसके अलावा कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर थी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की चरमपंथी हिंसा हो रही है, उससे लोगों, खासकर गरीब तबके की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जब भी ऐसी कोई कठिनाई पैदा होती है, चाहे चरमपंथियों के इरादे कुछ भी हों, यह सबसे गरीब और बेरोजगारों के लिए बोझ बन जाता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। श्रीमती गांधी ने एक प्रश्नकर्ता से कहा कि वह उस समय की भविष्यवाणी नहीं कर सकती हैं जब बांग्लादेश से शरणार्थी अपने वतन लौट सकेंगे। इसी के साथ ये न्यूज खत्म होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर।
जिसका टाइटल है वुमेन फ्रेंचाइज। ये आज से 100 साल पहले 2 सितंबर 1921 की घटना है। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। महिला मताधिकार। काफी बड़ी संख्या में शिक्षित बंगाली महिलाएं, लगभग 50 की संख्या में, महिला मताधिकार के बारे में प्रस्ताव पर बहस का पालन करने के लिए बंगाल काउंसिल चैम्बर गईं, जो आज परिषद में चर्चा के लिए आया था। आवास के लिए विशेष व्यवस्था की जानी थी और उन्हें हॉल के एक हिस्से में उनके लिए अलग से सीट दी गई थी। एक मुख्य प्रस्ताव और 3 संशोधन थे, जिन्हें एक के बाद एक पेश किया गया और 3 घंटे तक एक साथ चर्चा की गई, जिसके बाद बहस समाप्त होने से पहले परिषद स्थगित कर दी गई। मूल प्रस्ताव में मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए लिंग अयोग्यता को पूरी तरह से हटाने और महिलाओं को अपना वोट दर्ज करने में सक्षम बनाने वाले प्रावधानों की मांग की गई थी। पहले संशोधन में केवल महिला स्नातकों के लिए मताधिकार का विस्तार करने के लिए कहा गया। दूसरा संशोधन थोड़ा और आगे बढ़ा और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिलाओं को मताधिकार देने की मांग की। तीसरा संशोधन, जो एक रूढ़िवादी हिंदू जमींदार ताहिरपुर के कुमार द्वारा पेश किया गया था, व्यवहारिक रूप से मूल प्रस्ताव के विरोध में था। संशोधन चाहता था कि लिंग अयोग्यता को हटाने का प्रश्न एक समिति को भेजा जाए। तो इसी के साथ ये न्यूज़ खत्म होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की। अंत में एडिटोरियल की सबसे अंतिम न्यूज़, जो कि डेटा पॉइंट है। इसमें क्रिकेट में विभिन्न स्पिनर्स की एक परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट किया गया है कि इसमें जो वर्ल्ड के टॉप स्पिनर्स हैं उनकी लेटेस्ट परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, और विशेष रूप से भारतीय स्पिनर आर अश्विन की परफॉर्मेंस को यहाँ ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। यहाँ नीचे चार्ट में 2011 से लेकर 2021 तक की उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी दिखाया गया है। साथ ही साथ ओवल क्रिकेट स्टेडियम में भी जो भारतीय स्पिनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तो कायदे से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो इसी के साथ आज के एडिटोरियल सेक्शन की समाप्ति हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।